उस वर्कशॉप में व्हीलचेयर पे बैठा वो आदमी अपने गले में चेन का फंदा लगा के सुसाइड करता है। उसने ऐसा क्यों किया ये बाद में पता चलता है। अब हमारे सामने आता है कांग, जो गरीब कबाड़ियों की बस्ती में रहता है। कांग जैको नाम के आदमी के लिए कर्जा वसूलने का काम करता है। कर्जा वसूलने की उसकी टेक्निक अजीब है। वो कर्जदार की इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है। जब कोई कर्जा चुका नहीं पाता तो वो उस आदमी का हाथ नहीं तो पैर तोड़ देता है और उस कर्जदार के इंश्योरेंस क्लेम में से अपना कर्जा वसूलता है। कांग के कर्जदार इसी गरीब बस्ती में रहने वाले छोटे धंधे वाले लोग हैं। कांग जन्म से ही अकेला है। इसी बस्ती के कूड़े कचरे में पड़ा वो एक आदमी को मिला था और इसी वजह से कांग माँ नाम के शब्द से नफरत करता है। वो उसकी माँ ही थी जिसने जन्म देते ही उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था और उसे तन्हा जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया था। तो इस कांग का घर भी किसी कबाड़ से कम नहीं। इसी माहौल में तो वो बड़ा हुआ है। तो वो रोज की तरह सुबह अपना कर्जा वसूलने निकल पड़ता है। उसका पहला कर्जदार है जॉनी, जो अपनी वाइफ जेमा के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता है। कांग का कर्जा चुकाने में वो नाकामयाब रहा है। कांग ने आज उसका हाथ काटने की धमकी दी है। अगर हाथ ही कट गया तो काम कैसे करेंगे, इसी टेंशन में जॉनी है। कांग बेरहम है तो वह आते ही जॉनी का हाथ काटने की तैयारी शुरू करता है। इंश्योरेंस कंपनी को लगना चाहिए मशीन में फंस के जॉनी का हाथ कटा है, तभी तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। जेमा अपने पति से कहती है कि वो कुछ देर शॉप के बाहर रहे, वो कांग को पटा के वापस भेजेगी। तो जेमा कपड़े निकाल के कांग से कहती है कि वो अपना बदन देने के लिए तैयार है, जिसके बदले उसे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। मगर कांग ऐसे काम नहीं करता तो वो जेमा की पिटाई करता है। जेमा की चिल्लाने की आवाजें सुन के शॉप के बाहर खड़े जॉनी को यही लगता है कि अंदर कांग उसकी वाइफ के साथ दुराचार कर रहा है। थोड़ी देर बाद कांग बाहर आके जॉनी का हाथ काट देता है। जब जेमा कांग को गाली गलौज करती है तो वो उससे यही कहता है, जब कर्जा चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो। अब वो जैसे ही घर जाने मुड़ता है, एक औरत उसका पीछा करने लगती है। वो उसके घर तक पहुंच जाती है और इतना ही नहीं, उसके घर में घुस के बर्तन मांजने लगती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। कांग समझ नहीं पाता ये कौन बला है जो इस तरह उसके घर में घुस आई है, और ये औरत मुंह खोलने को भी तैयार नहीं। गुस्सा होके कांग उस औरत को पकड़ के घर के बाहर निकाल देता है। अब वो कचरा डालने जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है वही औरत चाकू लेके खड़ी है। कांग उससे कहता है, मारना है तो मारो, ऐसे कई बार मैंने मेरे बदन पे झेले हैं। मगर वो औरत कांग को उसका चाकू वापस कर देती है। उसकी आंखों में आंसू है। अब रात होने के बावजूद वो औरत कांग के घर के बाहर सड़क पे खड़ी रहती है। दूसरे दिन कांग बाहर जाने निकलता है तो देखता है वही औरत सीढ़ियों पे बैठी है। वो उसे अवॉइड करते हुए जाता है तो वह औरत फिर से उसका पीछा करने लगती है। जिस बात पर कांग को गुस्सा आता है तो वह औरत कांग से कहती है कि उसे इस बात का अफसोस है कि उसने जन्म लेते ही कांग को कचरे में फेंक दिया, जिस बात के लिए वो कांग से माफी मांगती है। कांग समझ जाता है यह औरत उसकी माँ होने का ड्रामा कर रही है, जिसकी उसे आदत नहीं। वो उसे 2-4 चाटे भी मारता है, मगर वो औरत कांग का पीछा नहीं छोड़ती। अब कांग सैमी के पास पहुंच जाता है, जिसे आज कांग को $30,000 देने हैं, जो उसके पास है नहीं। तो आज कांग उसकी टांग तोड़ के इंश्योरेंस के पैसे से कर्जा वसूलेगा और इसी बात से सैमी की माँ टेंशन में है। सैमी कांग से कहता है कि $3,000 के वो $30,000 दे नहीं सकता। तो अब कांग सैमी की उसकी माँ के सामने पिटाई करता है और उसे पास ही के एक वीरान बिल्डिंग में लेके जाता है। यह औरत भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। कांग सैमी को 2nd फ्लोर से नीचे फेंक देता है और उसका पैर तोड़ देता है। वो सैमी से कहता है, अब मैं जाके इंश्योरेंस के 30,000 कलेक्ट करूंगा, तुम मेरे कर्जे से मुक्त हो। सैमी कांग को बद्दुआ देता है कि तुम नरक में जलोगे। वो सुन के पास ही खड़ी वो औरत सैमी का पैर और तोड़ देती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बद्दुआ देने की। वो सुन के कांग उस औरत को देखते रह जाता है। अब वह औरत फिर से पीछा करते हुए कांग के घर तक पहुंच जाती है। वो कांग से कहती है, 30 साल बाद आज मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी। कांग उससे कहता है, गेट लॉस्ट। अब वह औरत ईल फिश को लेके कांग के घर पहुंच जाती है, मगर कांग उसे भगा देता है और ईल फिश को अपनी फिश टैंक में छोड़ देता है। फिश पे लगे टैग पे उस औरत का नाम और मोबाइल नंबर है। उस औरत का नाम होता है मिसुनी। अब कांग अपना कर्जा वसूलने एक आदमी के पास चला जाता है, मगर अपाइज होने के डर से वो आदमी साइनाइड खा के सुसाइड करता है, क्योंकि कर्जा चुकाने के पैसे उसके पास है नहीं। तो अब कांग कर्जा वसूलने उसकी माँ के पास पहुंच जाता है, मगर वो बुढ़िया तो और भी गरीब है। आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा, यही एटीट्यूड रख के कांग वही पड़े पेट रैबिट को उठा के लेके जाता है। वो घर पहुंचता है तो महसूस करता है वो अजीब औरत गायब है जो उसकी माँ होने का दावा करती थी। माँ एक ही शब्द कांग को इमोशनल करने के लिए काफी है। तो रात को शराब पीते हुए वो उसी औरत के बारे में सोच रहा है। न रहते हुए वो उस औरत को यानी मिसुनी को कॉल लगाता है और पूछता है, क्या तुम सचमुच मेरी माँ हो?
मिसुनी जवाब नहीं देती। कांग उससे कहता है, मेरे लिए औरत माँ नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, तो आइंदा मेरे लफड़े में मत पड़ो। मगर जब वो मेन डोर खोलता है तो देखता है मिसुनी दरवाजे के पास ही बैठी है। अब वो मिसुनी से कहता है, अगर तुम सचमुच मेरी माँ हो तो बताओ मेरे शरीर पे किस जगह बर्थ मार्क है। मगर मिसुनी बहाने बनाती है कि मैंने जन्म देते ही तुम्हारा त्याग किया था, तो मैं तुम्हें ठीक तरह से देख नहीं पाई। उसकी बातें सुन के कांग समझ जाता है ये औरत किसी इरादे से उससे खेल खेल रही है, तो वो उस पर जबरदस्ती करने जाता है। मगर मिसुनी की आंखों में आंसू देख के वो अपने आप को रोक लेता है। अब मिसुनी रोने लगती है। उसका रोना सुन के कांग भी इमोशनल हो जाता है। रात को मिसुनी वही कांग के बेड के पास सो जाती है। दूसरे दिन सुबह मिसुनी ईल फिश को पका के नाश्ता बनाती है और कांग को परोसती है। मगर कांग कुछ खाए बगैर ही बाहर चला जाता है। अब कांग पीटर नाम के एक कर्जदार के पास पहुंच जाता है। पीटर के पास कांग को देने को पैसे नहीं, तो रिवाजों के अनुसार कांग उसका एक हाथ काटने की तैयारी करता है। पीटर को 30,000 देने हैं। वो कांग से कहता है, एक हाथ की कीमत 30,000, उस हिसाब से 2 हाथ की कीमत 60,000 होती है। तो ऐसा करो, मेरे दोनों हाथ काट दो, 30,000 तुम रखना, बाकी के 30,000 मुझे दे देना, जो मेरे बच्चे की परवरिश में काम आएंगे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो देख के कांग सोचता है, काश मेरे भी ऐसे माँ बाप होते तो आज मैं ये काम न कर रहा होता। तभी उसे नई नई घर में आई उस माँ की याद आती है। असली या नकली ये तो पता नहीं, मगर माँ तो है। तो फिर से इमोशनल होके कांग उस पीटर को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी वापस करता है और उसका हाथ तोड़े बगैर ही वहां से चला जाता है। मगर पागल पीटर इंश्योरेंस के पैसे के लिए खुद ही अपना हाथ मशीन में डाल देता है। रास्ते में कांग अपनी उस सो कॉल्ड माँ के लिए एक कोट खरीदता है। घर आता है तो वो देखता है मिसुनी स्वेटर बुन रही है। अब मिसुनी बड़े प्यार से कांग ने लाया हुआ कोट पहनती है। कांग उससे पूछता है, मेरा बाप कहाँ है, क्या मेरे कोई भाई बहन भी है? मगर मिसुनी जवाब नहीं देती, बस रोते जाती है। कांग उससे कहता है, मैंने आज से वसूली का काम छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों के हाथ पैर काटना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो इस डर से सुसाइड भी करते हैं। अब कांग उससे कहता है, अगर तुम किसी का मर्डर करना चाहती हो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो सुन के मिसुनी कांग को घूर के देखने लगती है। अब कांग उस आदमी के पास चला जाता है जिसने उसे कूड़े कचरे से उठा के पाल पोस के बड़ा किया था। मगर अब हालात ऐसे है कि वो आदमी भी कांग का कर्जदार है और कर्जा चुका नहीं सकता। वो आदमी कांग से कहता है, मैंने तुम्हें बड़ा किया, मगर चाहो तो तुम मेरा हाथ काट सकते हो। आज की दुनिया में रिश्ता बड़ा नहीं होता, पैसा बड़ा होता है। वो आदमी कांग को बालकनी में लेके आता है और नीचे फैली गरीब बस्ती दिखाता है। वो कांग से कहता है, मैं जब 16 साल का था तब इस बस्ती में आया था। तुम भी 30 साल पहले यही मुझे मिले। मैं हमारे रिश्ते की दुहाई देके तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। कांग उससे कहता है, मैं पैसा वसूलने नहीं आया। वो आदमी कांग से कहता है, अपने आप को गिल्टी मत समझो। इतना कह के वो आदमी ऊपर से कूद के सुसाइड करता है। कांग यही सोचता है, जो लोग उसकी जिंदगी में आते हैं वो या तो उससे नफरत करते हैं या सुसाइड। यहाँ घर में मिसुनी कांग की डायरी देखती है जिसमें कर्जदारों का लेखा जोखा है। उसी में किसी सैंग का नाम देख के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसने कांग से 30,000 का कर्जा लिया था। तभी कांग घर में आता है तो उसकी नजर डार्ट बोर्ड पे जाती है जहाँ उस मिसुनी ने अपनी फोटो चिपकाई है। मिसुनी कांग से कहती है, तुम अपना गुस्सा इस पे निकाल सकते हो। कांग उससे कहता है, जिसे मैं अब तक बाप समझता था आज उसने सुसाइड की, पैसों ने रिश्ते को कुचल दिया। मिसुनी कहती है, दुनिया में हर चीज पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है। प्यार, गुस्सा, मान, अपमान, हिंसा, नफरत, जलन और बदला सब पैसे से जुड़े हुए हैं। बदला ये नाम सुन के कांग चौंक जाता है। मिसुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब कांग उससे कहता है, जब मैं घर पे नहीं रहूंगा तो किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अब दोनों मार्केट घूमने जाते हैं। आज पहली बार जिंदगी में कांग खुश है। उसे उसका कोई अपना मिला है। अब वो दुनिया में अकेला नहीं। वो बलून्स खरीद के अपना बीता बचपन फिर से जीने की कोशिश करता है। कांग की बचकाना हरकतें देख के वही खड़ा एक आदमी उस पे हंसने लगता है तो मिसुनी उस लड़के को चाटा मारती है। वो लड़का मिसुनी को गाली गलौज करने लगता है। वो देख के कांग उस लड़के को धमकाता है। ये सब तमाशा वहाँ खड़ा सैमी देखता है जिसकी कांग ने टांग तोड़ी थी, जिस वजह से उसे भीख मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। अगले दिन सैमी मार्केट से घर लौट रही मिसुनी को चाकू की नोक पे हॉस्टेज बनाता है। उसका इरादा कांग से बदला लेने का होता है तो वो कांग को अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़कने कहता है। इतने सालों बाद मिली माँ को कांग खोना नहीं चाहता तो वो पेट्रोल छिड़कने जाता ही है कि मिसुनी सैमी के हाथ को काट के खुद को छुड़ा लेती है। वही मौका देख के कांग चाकू फेंक के सैमी के सीने को निशाना बनाता है। घायल सैमी उसी हालत में वहां से भागता है। इस बात से कांग बहुत डिस्टर्ब होता है
तो मिसुनी उसे दिलासा देती है कि सैमी मरा नहीं होगा, मगर वो पुलिस के पास गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरे दिन नाश्ते के टेबल पे कांग मिसुनी से कहता है, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें फिर से ना खो दूं। अब अगर मैं अकेला हो गया तो मर जाऊंगा। मिसुनी उससे कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। वो कांग को केक लाने बोलती है। मिसुनी के हाथ में स्वेटर देख के कांग को लगता है कि वो उसी के लिए स्वेटर बुन रही है। अब कांग जैसे ही केक लेके घर पहुंचता है तो घर में मिसुनी को ना देख के वो परेशान होता है। वो उसे कॉल लगाता है, मगर मिसुनी फोन घर में भूल गई है। यहाँ मिसुनी बस्ती के ही एक शॉप में जाती है। वो अंदर पड़े फ्रिज को खोलती है जिसमें किसी की लाश पड़ी है, जिसे देख के वो फुट फुट के रोने लगती है। वो रोते हुए उस लाश को स्वेटर पहनाती है। पास ही पड़ी व्हीलचेयर देख के हम समझ जाते हैं वो लाश उसी आदमी की है जिसने मूवी की शुरुआत में सुसाइड की थी। उस सैंग नाम के आदमी ने कांग से कर्जा लिया था जिसे वो चुका नहीं पाया था, और मिसुनी उसी की माँ है। मिसुनी इमोशनल होके उस हुक को देखती है जिससे लटक के उसके बेटे ने सुसाइड की थी। कांग के घर आने का उसका मकसद अब हमारी समझ में आता है। यहाँ कांग काफी देर मिसुनी की राह देखता है, मगर जब वो नहीं आती तो उसे शक होता है कि कहीं उसके बॉस ने तो उसकी माँ को किडनैप नहीं किया, क्योंकि कांग ने उसका वसूली का जॉब छोड़ दिया था। वो भागते हुए जैको के पास जाता है और अपनी माँ को लौटाने उसे कहता है। जैको को तो पता भी नहीं होता कि कांग की कोई माँ भी है, और कांग के जॉब छोड़ के जाने का उसे जरा भी दुख नहीं। वसूली के लिए उसके पास काफी लड़के हैं। वो कांग से कहता है, तुम्हारी माँ को किसी ऐसे कर्जदार ने उठाया होगा जिसका तुमने हाथ पैर काटा होगा। कांग घर लौटता है तो मिसुनी भी पहुंच जाती है। कांग उस पे बहुत गुस्सा होता है, मगर मिसुनी बिना कुछ बोले उसे गले लगाती है, जिससे कांग का गुस्सा ठंडा होता है। केक काट के दोनों कांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिसुनी कांग से कहती है, इस मौके पर तुम मेरे नाम से एक पौधा लगाओ। वो कांग को नदी किनारे लेके आती है और उससे एक जगह खुदवा के एक पौधा लगवाती है। वो कांग से कहती है, जब मैं मरूंगी तो मुझे इसी जगह दफनाना। मगर अब कांग अपनी माँ के मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो चाहता है उसकी माँ 100 साल जिए। रात को कांग मिसुनी के पास सोने आता है, मगर मिसुनी गुस्सा होके उसे उसके बेड पे जाने बोलती है। वो कांग से कहती है, कल सुबह उस पौधे को पानी डालना मत भूलना, माँ ने कहा है। तो कांग सुबह होते ही वहां जाके पौधे को पानी देता है। तभी मिसुनी उसे कॉल करती है और घर की चीजें गिरा के चिल्लाते हुए ऐसा नाटक करती है मानो घर में कोई घुस आया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी हेल्प मी सुन के कांग फ्रस्ट्रेट होता है और भागते हुए घर पहुंचता है। घर में मिसुनी नहीं होती, सब चीजें बिखरी पड़ी होती है। तो डार्ट बोर्ड पे लगे मिसुनी के फोटो में चाकू लगा होता है, जो दरअसल मिसुनी का ही काम था। तो अब फ्रस्ट्रेट होके कांग अपने हर एक कर्जदार के शॉप में जाके अपनी माँ को तलाश करता है, मगर उसे उसकी माँ नहीं मिलती। कुछ कर्जदारों ने तो सुसाइड की है। एक कर्जदार तो उससे ये भी कहता है कि मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, मगर तुम्हारी माँ को नहीं। अब कांग उस सैंग के शॉप में भी पहुंच जाता है, मगर शॉप पे ताला लगा है। अंदर रोते हुए मिसुनी अपने बेटे की मौत का शोक मना रही है, क्योंकि वो अभी अभी अपने बेटे सैंग की लाश को दफना के आई है। यहाँ कांग जॉनी को तलाशते हुए शहर के बाहर पहुंच जाता है, कर्जा वसूलने के लिए, जिसका कांग ने मशीन में डाल के हाथ काटा था। वो और उसकी वाइफ कांग को देख के डर जाते हैं। कांग को लगता है कि जॉनी ने ही उसकी माँ को किडनैप किया है। जेमा उससे कहती है, तुमने हमारी ऐसी हालत की है कि खुद का पेट भरना तक मुश्किल हुआ है, हम क्या किसी को किडनैप करेंगे। तो अब कांग सैमी के शॉप पहुंच जाता है, तो वहाँ मारा पड़ा सैमी उसे दिखाई देता है। उसकी पागल माँ अपने बेटे की लाश के पास बैठी होती है। अब कांग सैंग के शॉप पहुंचता है। वो वहाँ पड़ा फ्रिज खोलता है तो अंदर खून के धब्बे होते हैं। वो देख के कांग शॉक होता है। कांग को याद आता है कि इसी सैंग से उसने 5000 के कर्जे के बदले 50,000 की डिमांड की थी, जो वो दे नहीं पाया था। तो कांग ने उसके पैर तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से सैंग ने सुसाइड की थी। वो याद करके कांग बहुत गिल्टी फील करता है। उसकी 10 गुना की वसूली की वजह से कई घर बर्बाद हुए थे। कांग की वहीं पे आंख लग जाती है तो मिसुनी वहां आती है और सो रहे कांग से वो कहती है, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। अब मिसुनी कांग के बॉस के पास पहुंच जाती है और उसे थप्पड़ लगाते हुए कांग को कॉल लगाती है। जब जैको मिसुनी को थप्पड़ मारता है तो वो चिल्लाते हुए ऐसा बनाव करती है मानो जैको उसे किडनैप करके टॉर्चर कर रहा है। फोन पे से मिसुनी की आवाज सुन के कांग यही समझता है कि जैको ने उसकी माँ को किडनैप किया है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है। इस बात से वो तिलमिला जाता है। यहाँ अपना काम होते ही मिसुनी जैको का मर्डर कर देती है और कांग के मोबाइल पे उस वीरान बिल्डिंग का फोटो भेज के उसे वहां बुलाती है। कांग को लगता है किडनैपर ने वो फोटो उसे भेजा है। यहाँ मिसुनी उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे जाती है और उस जगह को देख के रोने लगती है जहाँ उसने उसके बेटे सैंग को दफनाया था। वो उसे प्रॉमिस करती है
मैं तुम्हारे कातिल को जीते जी मार दूंगी। वो जिंदगी भर दर्द से तड़पता रहेगा। तभी कांग वहां पहुंचता है। मिसुनी ऐसा ड्रामा करती है मानो कोई उसे ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश में है। वो कांग को ऊपर आने से मना करती है। ऊपर किडनैपर है, यही सोच के कांग नीचे से चिल्लाता है, मुझे मारो मगर मेरी माँ को छोड़ दो। उसे तड़पता देख मिसुनी बहुत खुश होती है। तभी मिसुनी के पीछे से सैमी की माँ आती है। वो मिसुनी को धक्का देने जाती ही है कि उसके पहले ही खुद मिसुनी ऊपर से नीचे जंप करती है। नीचे गिरते ही मिसुनी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देख कांग रोता रह जाता है। अब वो उस पौधे की जगह खुदाई करता है क्योंकि मिसुनी ने उससे कहा था कि मरने के बाद उसे वहीं पे दफनाया जाए। मगर जब कांग खुदाई करता है तो उसे वहाँ सैंग की लाश दफनाई हुई नजर आती है। उसके बदन पे वो स्वेटर देख के कांग समझ जाता है सैंग मिसुनी का बेटा था। वो मिसुनी को सैंग की लाश के पास दफनाता है, फिर उस पे पौधा लगा देता है। मिसुनी की मौत से कांग को इस कदर पश्चाताप होता है कि वो सीधा जाके जेमा के ट्रक के नीचे लेट जाता है। बिना जाने जेमा ट्रक को स्टार्ट करके लेके जाती है तो ट्रक के नीचे कुचलने से कांग की मौत होती है। शायद यही उसके पापों का प्रायश्चित था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।